नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना बीबीआर क्लासेस में सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था गुलाम वंश का परिचय। गुलाम वंश को हमने देखा था कि गुलाम वंश को कितने नाम से जानते हैं, कौन कौन राजवंश आए थे। और जो आज हम टॉपिक जो पढ़ने जाएंगे गुलाम वंश से ही संबंधित है, वो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया है वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक किया है। तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक बहुत ही कम शासन किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जितने भी अधिकतम राजवंश हुए, सबसे अधिक अगर कोई चर्चा में रहा है निर्माणों के रूप में, या कह सकते हैं कि आपके कुछ उपलब्धियों के रूप में, तो वो रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पढ़ेंगे आज, और कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की पिछली कहानी क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने कुछ विशेषता देखी थी कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं गुलाम वंश की। तो देखिएगा 1206 हम जैसे ही पढ़ते हैं तो 1206 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो 1205 ईस्वी मैंने आपको बताया था कि किसकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी की। अब मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं तो इसी मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होती है। जब अचानक मृत्यु होती है तो हमें सूचना ये मिलती है कि मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था। कह सकते हैं कि इतिहासकार ये बताते हैं कि मोहम्मद गोरी का विवाह नहीं हुआ था। कुछ लोग ये बताते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी का विवाह हुआ था, लेकिन उसके पुत्रियां ही थी, पुत्र नहीं था। इसीलिए मोहम्मद गोरी का कोई भी ऐसा वंशज नहीं था जो कि अगला उत्तराधिकारी बन सके या अगला उसके साम्राज्य का मतलब विस्तार कर सके। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी के 3 प्रसिद्ध गुलाम थे। 3 प्रसिद्ध गुलामों की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो 3 प्रसिद्ध गुलाम थे, या कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसके जो 3 प्रसिद्ध गुलाम, अगर हम बात करते हैं इसके 3 प्रसिद्ध गुलाम, तो इसके 3 प्रसिद्ध गुलामों में क्या हो जाता है, इसके साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है। साम्राज्य का बंटवारा। तो जो साम्राज्य का बंटवारा होता है वो 3 भागों में होता है। कैसे कैसे होता है तो देखिएगा। तो पहले तो इसके 3 गुलाम देख लेते हैं। वो गुलाम कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, एक हो गया यल्दोज, वही ताजुद्दीन यल्दोज, और एक था नसरुद्दीन कवाचा। कवाचा भी बोलते हैं, कवाचा। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके 3 प्रसिद्ध गुलाम थे, और उसके 3 प्रसिद्ध गुलामों में क्या हो जाता है, मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का बंटवारा होता है। तो जब मोहम्मद गोरी का साम्राज्य का बंटवारा होता है तो इन साम्राज्य का बंटवारा कैसे कैसे होता है तो देखिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसको जो साम्राज्य मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो प्रांत मिलता है वो लाहौर मिलता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बताते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी का भाई की मृत्यु हो जाती है। तो अचानक जब मृत्यु होती है तो मोहम्मद गोरी उसके अपने भाई को देखने जाता है, और देखने के बाद बताते हैं कि जब मोहम्मद गोरी भारत आता है तो उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये तो तय था कि जो उसका साम्राज्य है मोहम्मद गोरी का, वो भारत का और गजनी का उसके 3 प्रसिद्ध गुलामों में ही होगा। तो जब 3 प्रसिद्ध गुलामों में होगा तो जो गजनी का अगला उत्तराधिकारी बनता है, जो गजनी का साम्राज्य था, तो वो किसको मिलता है, ताजुद्दीन यल्दोज को। जो गजनी का राजा बनता है वो बनता है ताजुद्दीन यल्दोज को। अब बचा नसरुद्दीन कवाचा। तो नसरुद्दीन कवाचा की अगर हम बात करते हैं तो इसको 2 भागों में बांटा गया था इसके साम्राज्य में। एक तो इसको मिला था सिंध, और एक मिला था मुल्तान। अब जब देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद देखते हैं कि उसके साम्राज्य का बंटवारा 3 भागों में हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का जो बंटवारा हुआ है वो उसके कितने गुलामों में हुआ है, 3 गुलामों में। नाम आपके सामने, साम्राज्य आपके सामने, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अब कहानी इसके बीच में क्या है तो देखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं मोहम्मद गोरी के जो परिवार वाले थे वो एक तरह से अपने इन गुलामों से, कह सकते हैं जो इनके गुलाम थे, ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कवाचा, इन्हें एक तरह से भारत का उत्तराधिकारी या गजनी का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। उसके चचेरे भाई मान लीजिएगा उसको साम्राज्य को छीनना चाहते थे इन तीनों प्रसिद्ध गुलामों से, लेकिन मोहम्मद गोरी की अगली इच्छा यही थी कि जो मेरे साम्राज्य का बंटवारा हो वो मेरे 3 गुलामों में हो। अब यही तो मेन लड़ाई है इसमें कि भाई अचानक अभी तक तो हमने देखा कि राजपूत लड़ाई हुई गोरियों से और कह सकते हैं कि तुर्कियों से, उनमें आपस में लड़ाई हुई। जब भाई इतना बड़ा साम्राज्य भारत का और गजनी का हो जाता है तो भाई इतना बड़ा विस्तार तो एक व्यक्ति तो नहीं संभाल सकता। जब एक व्यक्ति नहीं संभालेगा तो साम्राज्य का बंटवारा होगा, और जब भैया जमीन का बंटवारा होगा तो निश्चित ही आपको पता है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे विद्रोह भी होंगे, छोटी छोटी लड़ाइयां भी होंगी। तो वो बात क्या है देखिएगा। अब यहां पे देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को आसानी से ये लाहौर से संतुष्टि रहता है, यल्दौज जो था वो गजनी से संतुष्ट हो जाता है, लेकिन इसी का मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था बहुत ही लालची। उस लालची गुलाम का नाम था नसरुद्दीन कवाचा। अब नसरुद्दीन कवाचा चाहता था, वो सिंध और मुल्तान से संतुष्ट नहीं था, और जो संतुष्ट नहीं था इस व्यक्ति को चाहिए था दिल्ली। अगर हम बात करते हैं नसरुद्दीन कवाचा सिंध मुल्तान से संतुष्ट नहीं था, इसको चाहिए था दिल्ली। दिल्ली वही है जिसपे कि पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था, जिनपे कि राजपूत शासन एक तरह से बहुत समय तक रहा था, वही दिल्ली चाहिए था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो इसका राज्याभिषेक किया जाता है। तो राज्याभिषेक देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसका जो राज्याभिषेक होता है 24 जून 1206 ईस्वी को। अगर हम बात करते हैं कि 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है वो लाहौर में होता है, और बताते हैं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की जो राजधानी बनाई थी, जो लाहौर की राजधानी बनाई थी, वो बनाया था दिल्ली को। और जैसे ही इसने राजधानी दिल्ली को बनाया, भड़क उठता है कौन? नसरुद्दीन कवाचा, कि भाई मुझे दिल्ली चाहिए, मुझे सिंध के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? दिल्ली चाहिए। इसी बीच में बताते हैं कि जो इन 3 प्रसिद्ध गुलामों में मोहम्मद गोरी के जो 3 प्रसिद्ध गुलाम थे, जो इनके मधुर संबंध थे, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? खटास हो जाती है। अचानक अगर हम बात करते हैं कि अभी तो बताते हैं कि एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना होती है और तुर्की साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन बीच में रुकावट बन जाता है नसरुद्दीन कवाचा। लेकिन बताते हैं कि धीरे से इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं कि इस विद्रोह का क्या कर लेता है? शांत कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और दोनों के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। अब संधि होने का मुख्य कारण क्या था कि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, अगर हम बात करते हैं तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है? आपके इसी सिंध और मुल्तान के सूबेदार नसरुद्दीन कवाचा के। तो कहीं ना कहीं कवाचा का तो विद्रोह शांत हो जाता है। लेकिन बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जैसे ही विद्रोह शांत हो जाता है तो कुछ राजपूत राजाओं ने दिल्ली पर कब्जा करना चाहा। अब दिल्ली पर जब कब्जा करना चाहा तो बताते हैं कि यहां पर कुछ राजपूत ऐसे थे जो कि चौहान वंश से लगाव रखते थे, कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जो कि चौहान वंश से बहुत अत्यधिक लगाव रखते थे, और वो नहीं चाहते थे कि एक तरह से क्या हो, इस पर तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो, भारत में तुर्की साम्राज्य एक तरह से तुर्की साम्राज्य का झंडा फहरे। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने बहुत अनेक समस्याएं थी। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने धीरे धीरे क्या करना चाहा, अपने इन्हीं ताजुद्दीन यल्दौज और आपके नसरुद्दीन कवाचा की सहायता से धीरे धीरे अभियान चलाया, मंदिरों को नष्ट करना चाहा, और धीरे धीरे राजपूतों की जो एक तरह से बढ़ती शक्ति को उसको कम किया, और एक तरह से क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे क्या आने लगता है? चर्चा में आने लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसी लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम देखते हैं तो ज्यादा बड़ी तो कहानी नहीं थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत बड़ी विशेषताएं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बताते हैं कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर एक तरह से
अपने साथ लेकर चलता था, चाहे वो राजपूत हो चाहे वो मुस्लिम हो, सभी को एक समान देखता था। इसीलिए बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाखों का दान भी बहुत करता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की और विशेषता देखें तो ऐबक का अर्थ ही क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कि इसी ऐबक की बात करते हैं तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक तरह से चंद्रमा का देवता का प्रतीक भी माना जाता है। कि पूछा जा सकता है कि ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता, या कुतुबुद्दीन ऐबक को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे चंद्रमा का देवता। तो ऐबक का अर्थ ही क्या हो जाता है, चंद्रमा का देवता। अब हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है और मोहम्मद गोरी के 3 प्रसिद्ध गुलाम थे। एक का नाम था नसरुद्दीन कवाचा, एक का नाम था यलदौज और एक का नाम था क्या, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्हीं 3 गुलामों में मोहम्मद गोरी के साम्राज्य का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। अच्छा, इधर देखें तो देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है 24 जून 1206 ईस्वी में। कहां होता है, लाहौर में। लाहौर को ही क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। लाहौर को राजधानी किसकी बनाता है, दिल्ली की बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में विद्रोह किसका हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो शासनकाल में जो विद्रोह हुआ था वो किसका हुआ था, नसरुद्दीन कवाचा। ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का देवता। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं भी कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जब विद्रोह शांत हो जाते हैं, राजपूत विद्रोह का दमन कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ निर्माण करना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो, चर्चा में हो। क्योंकि देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सभी चीजें लड़ाई से नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं नरमी से भी कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम देखते हैं विशेषता, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं ना कहीं एक नरमी से भी मतलब शासन करता था और एक तरह से तेज तर्रार से भी शासन करता था। जहां उसको हथियार उठाने की आवश्यकता पड़ती थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो वहां पर हथियार उठाता था, और जहां पर की एक तरह से शांति रूप से शासन करने का चाहता था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वहां भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शांति रूप से ही शासन किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर हम बात करते हैं कि कुछ अन्य नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे बड़ा जो चर्चित नाम था इसका, वो कहा जाता है लाख बख्श। आपसे पूछा जा सकता है कि लाख बख्श को कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पीर बख्श कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पीर बख्श। इसी को कहा जाता है हातिम दूते भी कहा जाता है। सब में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि आपको बीबीआर क्लासेस पे बहुत अच्छे से कुछ मिलने वाला है। तो हातिम दूते कहा जाता है, कुरान खां कहा जाता है, कुरान खां। अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जैसे कि हो गया कुरान खां, जैसे कि लाख बख्श हो गया, कुरान पीर बख्श हो गया, हातिम दूते हो गया, और कह सकते हैं कुरान खां हो गया। तो इनका अर्थ क्या क्या दिखेगा, लाख बख्श का जो अर्थ होता है, अर्थ है इसका, वो है लाखों का दान करने वाला, दान करने वाला। लिख लें भैया सब लोग। पीर बख्श का होता है, ये अर्थ अगर हम देखते हैं इसका, तो इसका अर्थ होता है हाथियों का बहुत दान करता था, हाथियों का दान करने वाला।
लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करना। और देखिएगा, मैं अगर बात करता हूं कि लाखों का दान कैसे करता था, बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब मस्जिद से निकलता था या किसी मतलब कि अपने कहीं कोई कुरान पढ़ता था, कुरान लिखता था, तो बताते हैं कि अगर कोई इस व्यक्ति के आगे, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के आगे से कोई गुजरता था, तो ये इसके हाथ में जो भी कुछ होता था, जो भी वस्त्र होते थे, वो उस गरीब को दिया करता था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक कोई गलत आदमी नहीं था, लेकिन अगर हम इसकी धार्मिक नीति को देखें तो धार्मिक नीति के आधार पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ कार्य मंदिरों को नष्ट किया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो एक तरह से कट्टर मुस्लिमों के आधार पर लोगों को मारा या उनकी हत्या करी, ऐसा कुछ नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इसका अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। पीर बख्श का अर्थ होता है हाथियों का दान करने। कुतुबुद्दीन ऐबक गरीबों को या सेना में जो गरीब लोग हुआ करते थे, उनको सेना में लड़ने के लिए उनको हाथियों का दान भी बहुत करता था। हातिम दूते का अर्थ होता है न्याय का प्रतीक। बताते हैं कि न्याय का प्रतीक इसलिए किया करता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य में अगर कोई भी गलत हुआ करता था, वो किसी भी निम्न जाति का हुआ करता था, उसको समान न्याय दिया करता था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक चर्चा में आता है हातिम दूते के रूप में। अगर हम बात करते हैं और बात, तो और बात यह है, कुरान खां इसलिए कहा जाता है कि कुरान बहुत ही अच्छी पढ़ता था, मतलब अच्छी कुरान का ज्ञान होना, अच्छी कुरान का ज्ञान होना, कुरान का ज्ञान होना। बताते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिएगा हातिम दूते का बता दिया कि न्याय का प्रतीक, और इसका अर्थ होता है कि कुरान खां का अर्थ यही है कि कुरान लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है भी कुरान से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इसका। तो कुरान खां इसलिए कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही कुरान बहुत अच्छी पढ़ता था, बचपन से ही इतना लगाव रखता था कि ऐसे पढ़ता था ताकि ऐसा लगता था कि जो भी कोई इसके पास से गुजरता था कि जैसे कि गाना गा रहा हो, बहुत ही सुरीली आवाज से क्या करता था, कुरान को पढ़ता था। इसी चीज से प्रभावित हुआ था मोहम्मद गोरी। कुरान खां के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले अगर प्रसिद्ध हुआ था तो वो किस नाम से हुआ था, कुरान खां के नाम से। किसने नाम दिया था, तो आपको बताना चाहता हूं कि मोहम्मद गोरी ने इसका नाम क्या रखा था, कुरान खां। कुरान में अच्छा ज्ञान हो रहा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुछ उपाधि भी है। देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो इसकी उपाधि है जैसे कि सिपा सलार, सिपा सलारकार इसको कहा जाता है। सिपा सलारकार किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि पूछा जा सकता है सिपा सलारकार। सिपा सलार की उपाधि किसने ली थी, सिपा सलारकार या सिपा सलार की उपाधि किसने ली थी, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इसको मलिक खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मलिक खां। अब आप बोलोगे सर ये कहां से लाए हो, भैया यही तो है इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। ये तो सभी को पता है कि लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, रट्टा लगा दे पीर बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन। लेकिन कुछ उपाधि भी ऐसी है इसकी जो कि अगर हम बात करते हैं, लोग कहते हैं कि किसी उपाधि से नहीं बैठा था। हाँ, बड़ी उपाधि से नहीं बैठा था, लेकिन इसने उपाधि जरूर ली थी। वो कौन सी, सिपा सलारकार है और मलिक खां की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मलिक खां किसको कहा जाता है, तो मलिक खां कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो ये तो हो गया इसकी महत्वपूर्ण जानकारी कुछ। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम देखते हैं कि इसके निर्माण क्या है, तो इसके निर्माण की ओर अगर हम देखते हैं तो इसने निर्माण क्या किया है, तो इसका निर्माण है, इसने किया है, इसने मस्जिद का निर्माण किया था। निर्माणों में देखते हैं कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। अगर हम बात करते हैं कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो आप सीधा बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर हम बात करते हैं तो यही क्या है, भारत की, बहुत इंपोर्टेंट देखिएगा, भारत की प्रथम मस्जिद है, भारत की प्रथम मस्जिद। अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत की प्रथम मस्जिद का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो भारत की प्रथम है वो कहां पर है, तो आप बताएंगे दिल्ली में।
इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो इसी के निर्माण में दूसरा निर्माण इसका बताया जाता है। पहला निर्माण तो आप बताएंगे कुब्बतुल इस्लाम, दूसरा निर्माण आप बताएंगे तो इसने कराया था 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण। 2.5 दिन झोपड़े का 2.5 दिन झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन झोपड़े की अगर हम बात करते हैं, ये है आपका अजमेर में। ये कहां पर है? अजमेर में। इसके साथ एक निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक का और है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, वो तीसरा निर्माण इसका आता है, बहुत इंपोर्टेंट है, वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। ये कहां पर है? सभी को पता है। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। तो इसके कुतुब मीनार से मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल से, लेकिन आपको बताना है कि भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है? कुब्बतुल इस्लाम है। कहां पर है? दिल्ली में है। किसने निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और पूछा जाए कि भैया दूसरा निर्माण कौन सा है? 2.5 दिन का झोपड़ा है। कहां पर है? अजमेर में है। तीसरा निर्माण कौन सा है? तो आप बताएंगे कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार का निर्माण कहां पर कराया था? दिल्ली में कराया था। और दिल्ली में अगर हम बात करते हैं महरौली में, कहां पर है? महरौली। ये भी ध्यान रखना है। सभी को पता है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में जगह भी पूछा जा सकती है, स्थान पूछा जा सकता है कि दिल्ली में किस जगह पर है। तो आप सीधा बताएंगे दिल्ली में एक जगह है महरौली में, कुतुब मीनार का क्या किया है? इसने निर्माण किया है। तो ये तो हो चुका है। देखिएगा कुछ कुतुब मीनार के निर्माण, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण की आपसे पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण किस किसने कराया था? कुब्बतुल इस्लाम है, 2.5 दिन झोपड़े का। तो सीधा सा जवाब देना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं भैया थोड़ा सा आगे और क्या कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से देखिएगा कुछ मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है 1210 में। अगर हम बात करते हैं इसी की मृत्यु की, तो भाई मृत्यु हुई कहां पर है? तो इसकी जो मृत्यु हुई है लाहौर में। अगर पूछा जाए दफनाया कहां गया था? दफनाया गया, तो दफनाया कहां गया था? लाहौर में। अब भैया जब दफनाया लाहौर में गया तो ये भी पूछा जा सकता है मकबरा। मकबरा मकबरा कहां है इसका? तो कहां है? लाहौर। लाहौर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए कि घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, देखिए इसकी जो मृत्यु हुई है वो चौगान पोलो खेलते समय हुई थी। लेकिन अगर घोड़े से गिरकर मृत्यु कहां हुई थी, ऐसे लिख लेना, घोड़े से गिर कर मृत्यु कहां हुई थी? कहां गिरा था घोड़े से? तो लाहौर में हुआ था, लाहौर में गिरा था। अगर पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई तो वो लाहौर में, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी राजधानी क्या? मैंने अभी बताया था राजधानी भी एक साथ ही लिख लें, लाहौर, सभी याद हो जाएगा। राजधानी क्या है इसकी? तो राजधानी क्या है? लाहौर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से लाहौर से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहां हुई है? तो बताना लाहौर में। दफनाया कहां गया? तो बताना लाहौर में। मकबरा कहां है कुतुबुद्दीन ऐबक का? लाहौर में। घोड़े से गिरकर मृत्यु कहां हुई है? तो आप बताना लाहौर में। राजधानी क्या बनाई थी इसने? लाहौर। किसकी बनाई थी? दिल्ली की। अगर पूछा जाए कि एक चीज और देखिएगा लाहौर में कि राज्याभिषेक कहां हुआ था? राज्याभिषेक। तो
तो राज्याभिषेक मैंने आपको बताया था कहाँ हुआ है, लाहौर में। बहुत चीजें हैं लाहौर से, ये लाहौर में ही रहा है। अगर पूछा जाए कि और भी देखिएगा लाहौर से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, लाहौर में और क्या क्वेश्चन है कि भाई लाहौर में, हाँ, साम्राज्य का जब बंटवारा हुआ था, जो साम्राज्य का जो बंटवारा हुआ था, तो मोहम्मद गोरी ने इसको क्या दिया था, लाहौर दिया था। याद रखना भैया। तो इतनी चीजें लाहौर से संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक की। अब देखिएगा हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से कभी भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की और क्या खास बात थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं कि सबसे प्रथम पद जब मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद गोरी ने जब इसको खरीदा था आपके फखरुद्दीन अब्दुल्ला काकी से, क्या नाम था उसका, जो खरीदार था, ये जब गुलाम को खरीदा, फखरुद्दीन अब्दुल काकी। अगर हम इसकी बात करते हैं, फखरुद्दीन अब्दुल काकी क्या था, व्यापारी था, और इसको बेचा था, मतलब फखरुद्दीन एक व्यापारी था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता थे उन्होंने फखरुद्दीन को बेचा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और फखरुद्दीन व्यापारी से मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। फखरुद्दीन अब्दुल्ला काकी जो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को फखरुद्दीन को बेचा, और फखरुद्दीन व्यापारी से मोहम्मद गोरी ने खरीदा। और जब मोहम्मद गोरी ने खरीदा तो बताते हैं कि इसी मोहम्मद गोरी ने एक इसको पद दिया था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक पद पर आसीन किया था। उस पद का नाम था अमीर ए आकूर। मतलब कि अमीर ए आकूर का अर्थ यही होता है घोड़ों का सूबेदार। इसका अर्थ क्या होता है, घोड़ों का सूबेदार। मतलब कह सकते हैं कि अमीर आकुर का अर्थ यही है, घोड़ों का सूबेदार कह सकते हैं, या घोड़ों की देखरेख करने वाला ही क्या था, वो अमीर आकुर कहा जाता था। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि भाई मोहम्मद गोरी ने किस व्यापारी से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, तो आप बता रहे हैं फखरुद्दीन अब्दुल काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता ने किसको बेचा था, तो आप बताएंगे फखरुद्दीन काकी को। और कहां पर बेचा था, तो ये भी लिख सकते हैं। तो जो खरीदा था इसमें को गजनी में खरीदा था, गजनी। तो गजनी में एक गजनी में एक बाजार था, और उस बाजार का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जब फखरुद्दीन अब्दुल्ला काकी गजनी में लेके आता, तो गजनी में एक बाजार लगता निसारपुर। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है कि निसारपुर बाजार कहां पड़ता है, गजनी में पड़ता है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के किस बाजार से खरीदा, तो निसारपुर से। किससे खरीदा, फखरुद्दीन अब्दुल काकी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता ने किसको बेचा था, फखरुद्दीन काकी को, और इसके द्वारा क्या हो गया, इसको बेच दिया गया। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक की ये कहानी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को बताते हैं कि एक तरह से मरने के बाद इसका ही अगला उत्तराधिकारी बनता है, उसका नाम था आराम शाह। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम बात करते हैं, कुछ और देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और देखते हैं 1-2 मिनट का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला तुर्की ऐसा सुल्तान हुआ है, या पहला ऐसा गुलाम वंश का राजा हुआ है जिसने जजिया कर वसूला था। जजिया कर वसूली की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जजिया कर वही लगाया किसने, मैंने बताया था पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन उसके बाद आक्रमणकारी आते रहते हैं, किसी ने जजिया कर की वसूली नहीं करी। और जजिया कर की वसूली करने वाला कौन बन जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही कम किताबों में मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
भाई लगाया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। वसूली किसने करी? भाई लगाना अलग बात है कि हमने कर लगा दिया, लेकिन उसकी वसूली कौन करेगा? वसूली की थी भारत में पहली बार किसी व्यक्ति ने, तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और बताते हैं कि इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की चोगान, क्या है? चोगान पोलो खेलते समय क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहां से गिरता है? घोड़े से, सभी को पता है, ठीक है। घोड़े से चोगान पोलो खेलते समय, तो आप बताएंगे कि किसकी मृत्यु होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसी में अगर हम बात करते तो एक बात और लिख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रिय खेल कौन सा था? देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिय खेल। तो प्रिय खेल कौन सा है? तो आप बताएंगे चोगान पोलो। चोगान पोलो खेल किसका प्रिय था? तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुलाम वंश के राजा का सबसे प्रिय खेल पोलो हुआ करता था? तो बताएंगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, और क्या बन सकता है यहां से कि पोलो खेल की देन भारत में किसकी है? पोलो खेल की देन किस देश की है? अगर देश का नाम पूछा जाए तो वो कह सकते हैं, सॉरी देश नहीं लिखेंगे, कि पोलो खेल की देन किन किन लोगों की है? तो आप बताएंगे तुर्की। तुर्की लोग जो थे उनका सबसे प्रिय खेल अगर कोई था तो वो कौन था? आपका चोगान पोलो। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चोगान पोलो खेलते समय। और देखिएगा कुछ ही समय तक बेचारा शासन कर सका, और शासन करने के बाद बताते हैं कि मात्र 1206 से 1210 तक मात्र 4 ही वर्ष शासन कर सका। लेकिन शासन ऐसा किया था कि कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से शासन किया, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत बड़ा चर्चा में भी आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने निर्माण भी किए, और निर्माण करने के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि शायद ही कोई राजा इतनी स्थिति में लाकर खड़ा कर सके, और इतने कम समय में। देखिएगा आज के लिए इतना ही है, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपको शायद पसंद आया होगा, और जब पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और अगला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो गुलाम वंश का अगला ही होगा। अगले राजा होंगे, जैसे आराम शाह पढ़ेंगे, और आराम शाह के साथ साथ हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। मैं समझता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।